इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने इसमें बेस्ड और मेंशन तीनों ही स्टोरीज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बट वी आर ऑल्सो गिवन अ पोएम इन दिस चैप्टर विच इज टाइटल्ड एज द ट्रीज, जिनकी पोएटिस हैं एड्रियान रिच। तो ये जो पोएम है भाई, इस पे बेस्ड भी हमको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है आपकी इस पोएम पे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले तो भाई हम थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं इस पोएम को। वैसे भी हम एक्सट्रैक्ट में हर एक स्टैंजा पे बात तो करने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पोएम ट्रीज। अब इस पोएम में क्योंकि टाइटल है द ट्रीज, तो इसी पोएम में बात किसकी हो रही है? ट्रीज की। अब जो हमारी पोएटस है एड्रियान रिच, उन्होंने मेंशन किया है कि डे बाय डे ह्यूमंस नेचर को इतना ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, कैसे भी कैसे करके वो अपनी सेल्फिशनेस को, अपनी ग्रीडीनेस को फुलफिल करने के लिए ट्रीज को हार्म पहुंचाते हैं। दे जस्ट कट डाउन द ट्रीज इन एनी नंबर दे वांट, क्योंकि उनको भाई फर्नीचर चाहिए, उनको पूरा लैंड चाहिए मॉल बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं से हम क्या कर रहे हैं? नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो यहाँ एड्रियान रिच ने एक तरीके का आपको बताया है कि ट्रीज जो हैं उन्हें हमने फॉरेस्ट से काटकर घर में बंद करके रख लिया है, और अब ये ट्रीज जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, रूट्स जो हैं अपने आप से डिसएंगेज हो रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं। जो लीव्स हैं वो प्रेशर लगा रही हैं विंडोज पे, ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रही हैं, सीलिंग को या विंडो को या ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो घर के बाहर आ पाए। तो ट्रीज जो है यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दे वांट टू लिव फ्रीली, तो कैसे भी करके वो बाहर आ जाए बस, ठीक है। अब ये जो ट्रीज हैं इनकी बात क्या हो रही है कि पोएटस बोलती हैं अब मैं वेरांडा के सामने डोर्स वगैरह खोल के बैठी हूँ और मुझे सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ट्रीज आर ब्रेकिंग द ग्लास, और फाइनली ग्लास ब्रेकिंग की आवाज आती है इनको। इसका मतलब अब ट्रीज आर ऑल सेट टू मूव आउट। फिर इसके बाद क्या होता है, वो बोलती हैं कि अभी रात भर तो ये सारा शोर शराबा नॉइज वगैरह चलने वाली है, बट सुबह होते ही ये सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि सारी ट्रीज जो हैं वो घर के बाहर जा चुकी होंगी और ये सब आवाजें जो हैं अब किसी को भी सुनाई नहीं देंगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये शॉर्ट में स्टोरी है जो ट्रीज में मेंशन्ड है बाय द पोएटस एड्रियान रिच। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टैंजा को डिस्कस करेंगे, उस पे बेस्ड हर एक लाइन पे जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है, हर एक वर्ड को जो भी मीनिंग वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस हम सोच सकते हैं वो करेंगे पहले डिस्कस, एंड देन हम जो भी सैंपल क्वेश्चंस हैं हर एक स्टैंजा पे वो सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। क्लियर? ऑल राइट। तो जो सबसे पहला स्टैंजा हमें गिवन है इस पोएम का, उसके पहले हाँ भाई, एज आई हैव टू रिपीटेड एवरी टाइम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो में, कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर स्टैंजा या फिर पैसेज में जाना है, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, वी विल रीड द एक्सट्रैक्ट्स फर्स्ट, we will try to find out the questions जो भी possible हैं, and then we will solve certain sample questions। clear? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहला स्टैंजा क्या है, क्योंकि देखो पोएम में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप अगर पढ़ चुके हो एक बार पोएम को। दिक्कत कहाँ होती है उसमें, जो वर्ड्स होते हैं, राइट, क्योंकि पोएम में अगर वोकैब जो होती है ना वो स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इशू हो जाता है टू सॉल्व इट। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला जो स्टैंजा गिवन है वो देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इस स्टैंजा में पोएट ने सबसे पहले बोला है कि ट्रीज जो घर के अंदर हैं, यानी कि ट्रीज को घर के अंदर बंद करके रखा है, रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, बाउंड्रीज लगा दी है नेचर पे, हमने अपने हिसाब से हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं नेचर को, या फिर हमें पता है कि सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि विमेन जो है उनको अंदर घर में इंडोर्स ही रखा जाता है, या रेस्ट्रिक्शंस थे उनके ऊपर, बाउंड्रीज थी, उसकी बात हो रही है। या फिर जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स भी जो है फ्रीडम चाहते हैं, वो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो अचीवमेंट्स, दिखावा, शो ऑफ, ये सब चीज़ों के जो बाउंड्रीज हैं उससे बाहर जाकर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं। तो बहुत से मीनिंग है इस पोएम में। एक एनसीईआरटी का जो आपको क्वेश्चन दिया है वो, और एक जो सिंबॉलिक मीनिंग माना जाता है कि इस पोएम में, क्योंकि देखो पोएटस जो है ना हमारी फेमिनिस्ट है, वो फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डेफिनेटली मे बी शी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रीज इन द सेंस ऑफ वुमेन और फीमेल्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर वो भी एक मीनिंग है। बट अभी हमें क्या करना है, हमें तो भाई लिटरल मीनिंग देखना है, बिकॉज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे लाइन पे या वर्ड पे बेस्ड होंगे, राइट।
तो पहले जो है पोएटिस बोलती हैं फर्स्ट लाइन में कि जो ट्रीज घर के अंदर हैं अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, अब वो बाहर मूव कर रही हैं ताकि वो फॉरेस्ट में जा पाए जो कि उनका असली घर है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। पूछा जा सकता है कि भाई फॉरेस्ट जो है अभी इतने दिनों तक एम्प्टी क्यों था। फॉरेस्ट का मतलब क्या, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों, और ट्रीज नहीं है मतलब फॉरेस्ट एम्प्टी है, राइट। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि फॉरेस्ट जो है वो इतने टाइम से इसीलिए एम्प्टी था क्योंकि यहाँ पर ट्रीज नहीं है। सारे ट्रीज तो हम घर पे रख चुके हैं, राइट। तो सारे ट्रीज हमने कट कर दिए हैं, ऑलमोस्ट डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज से होता है, बनता है, और ट्रीज नहीं है इसीलिए फॉरेस्ट को यहाँ एम्प्टी कंसिडर किया है। Where no bird could sit, जहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि बर्ड्स को क्या चाहिए भाई, ट्रीज चाहिए, उनकी कैनोपी चाहिए, ब्रांचेस चाहिए जिसपे वो अपना नेस्ट बना पाएं या फिर वो बैठ पाएं। तो हम बर्ड्स को कहाँ देखते हैं, बैठे हुए ट्रीज पे। और अगर फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है तो बर्ड्स के पास बैठने की जगह नहीं है। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो बर्ड्स भी कहीं ना कहीं से शेल्टरलेस फील कर रही हैं, उनके पास जगह नहीं है, होम नहीं है टू सिट। नो इंसेक्ट हाइड, और क्योंकि ट्रीज नहीं है तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, आपको पता है भाई जो ग्राउंड में रूट्स वगैरह में छुप जाते हैं या फिर ग्राउंड में बरीड होते हैं, राइट। तो इंसेक्ट्स जो है उनके पास भी जगह नहीं है क्योंकि ट्रीज नहीं है तो वो कहाँ जाके छुपे। तो इंसेक्ट्स भी जो है कह सकते हैं शेल्टरलेस हो गए हैं क्योंकि जनरली इंसेक्ट्स कहाँ मिलते हैं आपको, अंडर द ग्राउंड, अंडर द ट्रीज, और वो भी नहीं है ट्रीज, तो वहां पर वो क्या करेंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब ये लाइन पे तो क्वेश्चन देखो आ ही सकता है, क्या लिखा है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करते हो एक नॉर्मल फॉरेस्ट जहाँ पे ट्रीज है, तो हम यहाँ पर एक ट्री अगर सोचते हैं कि भाई ये एक ट्री है, ठीक है, बहुत सारी ट्रीज हैं सपोज। अब जब सन रेज जो पड़ती हैं, अब ये रेस पड़ेंगी तो क्या होगा, देखो ये सन रेज जो है वो ये एब्जॉर्ब कर लेंगी ट्रीज, और कहीं ना कहीं से जो ये ट्रीज हैं इतनी सारी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, शैडो होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक है इसे हम शैडो मान लेते हैं। तो क्योंकि अब ये सनरेज जो है वो इतनी ज्यादा ट्रीज हैं, तो ये सनरेज कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब हो रही है ट्रीज में, और ये सनरेज जब पड़ेंगी ना तो इनका फीट मतलब ऑब्वियसली असली में पैर तो होते नहीं है, तो हम सनरेज की बात कर रहे हैं। तो ये जो सनरेज हैं वो जब टच होंगी तो देखो वो कहाँ पे बरी हो जाएंगी, छुप जाएंगी शैडो में। क्लियर। तो अगर ये ट्रीज ही नहीं होंगी तो शैडो फॉर्म नहीं होगा, शैडो फॉर्म नहीं होगा तो सन रेज जो हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी, अपने आप को हाइड नहीं कर पाएंगी इस शैडो में, इस छांव में। तो इसीलिए कहा गया है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो आई होप अब एक विजुअल क्रिएट हो गया होगा दिमाग में कि बहुत सारे ट्रीज जब होते हैं फॉरेस्ट में तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा छांव होती है, शैडो होता है। बट डेफिनेटली अब क्योंकि ट्रीज है ही नहीं फॉरेस्ट में तो शैडो नहीं है, शैडो नहीं है तो जो सन रेज हैं या जो सन की फीट बोला गया है यहाँ पर, वो सन रेज अब शैडो में अपने आप को हाइड या बरी नहीं कर पाएंगी। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। फिर से सेम चीज पूछे जा सकती है कि फॉरेस्ट को एम्प्टी क्यों कंसिडर किया गया है, सेम रीजन, क्योंकि ट्रीज नहीं है वहां पे। और अब अगली मॉर्निंग तक, नेक्स्ट डे तक क्या हो जाएगा, वो फुल ऑफ ट्रीज होंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे ट्रीज अब रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज को ब्रेक करके घर के बाहर निकल के फॉरेस्ट में जाकर बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, राइट, अपनी असली जगह पे, अपने असली घर में अब वो पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा स्टैंजा जो है, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है। क्या पूछा जा सकता है, देखो कि ट्रीज कहाँ पर है, अभी घर के अंदर, कहाँ जा रही है वो, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट को एम्प्टी क्यों कंसिडर किया गया है, वो इस लाइन को बोल लीजिए, इस लाइन को बोल लीजिए, क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो फॉरेस्ट क्या है, खाली है, एम्प्टी है। अब ये पूछा जा सकता है कि ट्रीज नहीं है फॉरेस्ट में तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हैं जो हो रही हैं या फिर क्या क्या चीजें जो नहीं हो पा रही हैं। तो बर्ड्स नहीं बैठ पा रही हैं, इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे हैं, और सन रेज जो है या सन की जो फीट है, जैसे सन रेज बोला गया है, सनलाइट बोल लीजिए, वो छांव में या शैडो में अपने आप को बरी या हाइड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक फॉरेस्ट जो है वो फुल हो जाएगा, एम्प्टी नहीं रहेगा। क्लियर, ऑल राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड डिस्कस करते हैं। So the first question is, who is the poet of the following lines? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, you can be asked about the poet in any poem, obviously, right? तो इस पोएम की जो पोएटस हैं वो कौन है भाई, एड्रियन रिच। तो where is the option? Option number C is एड्रियन रिच। तो डेफिनेटली लूसियो रॉड्रिक्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड लेस्ली नॉरिस क्या है, रॉन्ग ऑप्शंस। करेक्ट आंसर क्या है, एड्रियन रिच। तो एड्रियन रिच ने क्या लिखी है, द पोएम द ट्रीज। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज फॉरेस्ट एम्प्टी ऑल दीज डेज। तो फॉरेस्ट जो है वो एम्प्टी क्यों था भाई,
कितने सारे रीजंस हैं कि फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं उन्हें कट कर दिया है ह्यूमंस में, या फिर ट्रीज जो हैं अब वो घर के अंदर रख दिए गए हैं। तो सारे ही रीजंस क्या हैं भाई, इस तरह बताते हैं कि क्योंकि ट्रीज नहीं है इसीलिए फॉरेस्ट एम्प्टी है। तो जो भी ऑप्शन ये बताता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वही है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ह्यूमंस हैव कट डाउन ऑल द ट्रीज। डेफिनेटली ह्यूमंस ने सारे ट्रीज ही कट कर दिए हैं, राइट? तो क्या हो गया है, उसकी वजह से फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है, और इसीलिए ये क्या है, ये रीजन है फॉर द फॉरेस्ट ऑफ बीइंग एम्प्टी। There are no trees in the forest. ये तो भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट एम्प्टी मतलब there are no trees in the forest. The trees are kept inside the house. Definitely इस स्टैंजा में हमें पता है कि ट्रीज को घर के अंदर रख दिया गया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रीज फॉरेस्ट में नहीं है, एब्सेंस है वहां पर, इसीलिए वो क्या है, एम्प्टी। यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द रीजंस फॉर द लाइन द फॉरेस्ट बीइंग एम्प्टी। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्टी फॉरेस्ट। क्या बोला है, ट्रू, यानी कि जो भी गलत होगा वो ऑप्शन नहीं, जो सही है ऑप्शंस उन्हें टिक करना है, समझ रहे हो? यानी कि जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना यहाँ पे करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आपको वो स्टेटमेंट टिक करना है जो कि स्टैंजा के हिसाब से सही है विथ रेफरेंस टू द एम्प्टी फॉरेस्ट। नो बर्ड कुड सिट, डेफिनेटली क्या लिखा है, नो बर्ड, यानी एम्प्टी है तो कोई बर्ड नहीं बैठ पा रही है, तो यस दिस इज करेक्ट। नो इंसेक्ट कुड हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहा था, यस। नो सन कुड बरी इट्स फीट इन द शैडो, तो ये भी सही है। यानी सारी ही चीजें जो हैं वो इसलिए हो रही हैं बिकॉज फॉरेस्ट इज एम्प्टी, बिकॉज द ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल द थ्री रीजंस आर सपोर्टिंग द फैक्ट कि क्योंकि ट्रीज नहीं है इसीलिए बर्ड्स कैन नॉट सिट, insects cannot hide, and the sun cannot bury its feet in the shadow. Clear? All right. Next question is no sun bury its feet in shadow का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर हमें पता है सन मतलब जो नॉर्मल हमारा सूरज है भाई, बरी का मतलब क्या होता है, हाइड करना, फीट का मतलब क्या है यहाँ पे, सन रेज से, जो सूरज की किरणें हैं सन रेज हैं, दैट इज बीन सिग्निफाइड हेयर एज द फीट ऑफ द सन। और फिर लिखा है शैडो, तो हमें पता है इफ देयर आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट देयर विल बी अ शैडो, and when the sun rays will fall on the trees, these sun rays here signified as the feet will touch the shadow, and somewhere shadow is hiding the sun rays. Clear? First option is due to presence of trees there is no shadow in the forest. देखो यहाँ जैसे ही no shadow देखोगे you will be like okay this is the correct option, but read it thoroughly, क्या लिखा है, due to presence of trees. इफ देर आर ट्रीज प्रेजेंट तो शैडो तो होगा, राइट? तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। नेक्स्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सन कुड सेट इट्स बर्निंग रेज इन द कूल शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। क्या लिखा है कि भाई ट्रीज का एब्सेंस है, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि सन कुड सेट, कुड नॉट नहीं लिखा, कुड लिखा है, यानी यहाँ पर ऑपोजिट बोल दिया है। अगेन दिस इज व्हाट, बोथ द पॉइंट्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट, द सन कैन नॉट सेट सेटलिंग इट्स बर्निंग रेज इन द कूल शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। यस दिस इज द मीनिंग कि सन जो है वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा, किसमें, शैडो में, कूल शैडो में ऑफ द फॉरेस्ट। तो दिस इज व्हाट द करेक्ट answer. All of the above definitely wrong है, but if you are not focused enough to find the word presence absence here, तो फिर definitely हो सकता है कभी गलती से all of the above कर दो। तो ये क्या है, wrong option, यानी correct option क्या है, option number C। ठीक है, इसका एक और modification आपको क्या मिल सकता है कि this means that sun rays cannot hide in the shadow. Clear? All right. Next is what is the difference between the forest in night and next morning in the stanza. डिफरेंस क्या है भाई, फॉरेस्ट जो रात में बताया गया है और फॉरेस्ट जो नेक्स्ट मॉर्निंग में बताया गया है। तो हमें पता है रात में बोला गया है फॉरेस्ट इज एम्प्टी, और नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बोला गया है कि फॉरेस्ट जो है वो फुल ऑफ ट्रीज होगा। ठीक है, तो बेसिक से हमें दोनों के बारे में पता है। लेट्स फाइंड आउट द ऑप्शन, तो दोनों के बारे में सही आंसर आपको दे रहा हूँ। फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी इन द नाइट, यस एम्प्टी था भाई रात में, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट वॉज फुल इन द नाइट्स, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यस, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 और 3 सही है, तो बोथ 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस। यानी रात में द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी बट इन द मॉर्निंग इट इज फुल ऑफ ट्रीज। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट, ध्यान में रखना है भाई क्या बोला है, डज नॉट यानी क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, या फिर क्या बोल सकते हो, ऑपोजिट वर्ड चाहिए, किसका, बरी का, ठीक है। बरी का मतलब क्या होता है, हाइड करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि कुछ चीज हमने अंडरग्राउंड बरी कर दिया है, यानी उसको बंद कर दिया ना अंडरग्राउंड, तो वो छुप गया, दिखेगा क्या, नहीं, तो बरी मीन्स हाइड करना, छुपाना, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए बरी का, यानी कि जो दिख रहा हो, जो छुपा हुआ ना हो। पहला दिया है हाइड, तो हाइड तो क्या है भाई, सिनोनिम, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। फिर कंसील, अगर याद हो तो मैंने ये वर्ड पहले भी बताया आपको, कंसील का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को हम छुपा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन मेकअप प्रोडक्ट विच इज कंसीलर, जिसकी मदद से हम स्पॉट्स को हाइड करते हैं। तो कंसील क्या करना होता है, मतलब छुपाना। ऐसे रिलेट करोगे ना चीजों के साथ, तभी ध्यान में रहने वाला है। डन, तो कंसील भी क्या हो गया, सिनोनिम, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट रिवील, रिवील मतलब दिखाना, बरी मीन्स छुपाना, तो ये क्या हो गया, ये ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया, तो दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। शील्ड, शील्ड का मतलब ऐसा नहीं बोला है स्टैंजा में, नॉर्मल बरी का मतलब बोला है छुपाना। शील्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी किसी चीज से छुपा देना, एक बाउंड्री। तो शील्ड भी क्या कर रहा है, वन ऑफ द मीनिंग्स दे रहा है वर्ड बरी, यानी करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है रिवील, जो कि इज एक्टिंग एज व्हाट, एन एंटोनिम और द ऑपोजिट टू द वर्ड बरी। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट आपका जो स्टैंजा है, द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Now this stanza is a little bit lengthy one, but हम जो है हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. Let's find out the questions जो कि possible है. तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी रात भर, बिकॉज वी नो कि रात भर ये सब कुछ चलने वाला है, एंड देन फाइनली सुबह तो ये लोग फॉरेस्ट में होंगे, राइट। तो क्या बोला है, पूरी रात भर रूट्स आर वर्किंग, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि पूरी रात भर जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं ट्रीज की, दे आर पुटिंग एफर्ट्स और दे आर वर्किंग देयर बेस्ट आउट, ताकि क्या कर पाए, वो दूर हो पाए, यानी इस ग्राउंड से बाहर निकलकर फॉरेस्ट जा पाए। क्योंकि देखो यहाँ पर रूट्स का मतलब क्या है, पेड़ों के पैर, फीट, राइट। तो रूट्स अगर बाहर निकलेंगे ग्राउंड से तभी तो दे कैन जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम। क्लियर, तो इसीलिए रूट्स आर वर्किंग ऑल द नाइट बिकॉज दे वांट टू बी फ्री। नेक्स्ट, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, डिसएंगेज का मतलब एक दूसरे से अलग होना, ठीक है। तो रूट्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, क्योंकि जब ये अलग होंगे तभी तो क्या होगा, लूज होगा, राइट। जो रूट्स हैं वो लूज हो जाएंगे, पकड़ लूज हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड, और डेफिनेटली फिर वो बाहर आ सकते हैं, दे कैन अप्रूव देमसेल्व्स, राइट। तो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वैरेंडा फ्लोर, तो वैरेंडा का जो फ्लोर है, जहाँ पर वैरेंडा बना हुआ है, जहाँ ज़्यादातर इट्स अ ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये पेड़ लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, उस फ्लोर पे जो क्रैक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इसको अंदर रखा है बोकर, तो वहाँ से ये अपने आप को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट्स अपने आप को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। The leaves strain towards the glass. Strain का मतलब भी क्या होता है, प्रेशर, फोर्स लगाना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, ग्लास की तरफ जो है अपने एफर्ट्स डाल रही हैं, ग्लास की तरफ फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, और जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं इस ट्री की या प्लांट की जो भी है, ये ट्विग्स क्या कर रहे हैं, ये भी स्टिफ हो गए विथ एक्सर्शन, यानी ये भी बिल्कुल फोर्स के साथ, एक्सर्शन यानी एफर्ट लगाना, एफर्ट्स डाल डाल के ये भी क्या हो गए हैं, बहुत स्टिफ हो गए। लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूम, क्रैम्ड का मतलब बहुत टाइम तक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को, पैरों को चलो 1 महीने के लिए बंद करके रख दो, कहीं जाओ ही मत, तो क्या हो जाएगा, एक जगह ही बैठे रहोगे तो क्रैम्प आ जाएगा, राइट, यानी कि फंक्शनिंग कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सेम चीज़ क्या हो रही है, ये जो ट्री है इसके जो ब्रांचेस हैं, क्या बोला है, बोज, इसका मतलब क्या होता है, जो मेन ब्रांच है, ठीक है। तो बोल रहे हैं जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से क्रैम्प्ड हो गई हैं, यानी कि एक ही जगह पे हमेशा से रह रही हैं इतने टाइम से, तो वो स्टिफ हो गए वहाँ पर, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि वो भी क्या कर सके, इस घर के बाहर आ सके। लाइक न्यूली डिस्चार्ज
पेशेंट्स, और ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। तो क्यों बोला है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट एंड बोस को या ब्रांचेस को, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांचेस बहुत टाइम से एक ही जगह पे हैं और अब वो बाहर जाना चाहते हैं। सेम चीज़ अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है, फॉर सपोज चलो मान लो कि 10 दिन के लिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, एक दिन में इंसान पागल हो जाता है राइट। तो अगर 10 दिन के लिए एडमिट है इन द हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जिंदगी थम गई है वहाँ पर, दे हैव जस्ट स्टॉप्ड लिविंग देयर लाइफ एंड समवेयर दे फील दैट द लाइफ हैज स्टॉप्ड फॉर देम एंड दे आर क्रैम्प आ गया, ठीक है, दे हैव बीन लॉन्ग क्रैम्प्ड देयर, वहीं रुक गए हैं। तो उनको भी क्या चाहिए होता है कि भाई जल्दी ठीक हो तो हम भागें, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे बहुत टाइम से कुछ पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में और अभी अभी उनको डिस्चार्ज पेपर मिला है कि नाउ यू कैन गो टू योर हाउस और होम बिकॉज यू आर डिस्चार्ज, यू आर वेल नाउ, ठीक है। तो क्योंकि वो ठीक हो गए हैं तो पेशेंट्स को जब बोला जाता है कि नाउ यू कैन जस्ट मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल, जा सकते हो घर, तो कैसे पेशेंट इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई फाइनली आई एम आउट ऑफ दिस प्लेस, तो वो भाग के जाएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर ये जो बहुत टाइम से ब्रांचेज यहाँ पर बंद हो गई थी, क्रैम्प पड़ गया था, ये ब्रांचेस क्या कर रही हैं, ये भी वैसे ही भागने की कोशिश या वैसे ही शफल या वैसे ही मूवमेंट कर रहे हैं जैसे कि कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट करता है। यानी इतने टाइम से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस में रहने के बाद दे जस्ट वांट टू मूव आउट, सेट फ्री, और इसीलिए द वे दे आर शफलिंग, द वे दे आर डूइंग देयर मूवमेंट, इट शोज कि जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो। क्लियर। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। हाफ डेज मतलब जो पेशेंट्स होते हैं बहुत टाइम से एडमिटेड हैं, ज़्यादातर उनको क्या करना होता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से दे आर सॉर्ट ऑफ हाफ कॉन्शियस, ठीक है। यानी कि आधा तो बिल्कुल फोकस है, पता है क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी सेंस में नहीं है, क्योंकि हो सकता है तो मेडिसिन का असर हो या फिर इतने टाइम से बेड रेस्ट पे ही है तो सब कुछ इतना ज़्यादा फ्रेश फील नहीं हो रहा, ठीक है। तो पेशेंट्स जैसे हाफ डेज्ड हैं, हाफ कॉन्शियस हैं, वैसे ही ये ब्रांचेस जो हैं वो भी इसी तरीके से शफल कर रहे हैं जैसे कि ये भी क्या हो, हाफ डेज्ड हो। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, यानी यहाँ ट्रीज जो है वो घर के दरवाजे पे पहुंचना चाहती है ताकि वो बाहर जाएं, वैसे ही जैसे पेशेंट्स जो हैं क्लिनिक डोर्स की तरफ भागते हुए जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब वो डिस्चार्ज हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि रूट्स पूरा रात भर काम क्यों कर रही थी। नेक्स्ट, दिस इंगेज पे वो क्या बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग बताइए, इंटोनिम या फिर सिनोनिम बताइए। नेक्स्ट पूछ सकते हैं यहाँ पर कि वेरांडा का मतलब क्या है, ठीक है। फाइनली स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन इज अ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ सही है, यानी आपको यहाँ पे ऑपोजिट दे सकते हैं कि जो ट्विग्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो शफल कर रही हैं, बट है क्या रियल में, ये जो ब्रांचेस हैं वो शफल कर रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे करके आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एक्सर्शन का मतलब क्या है, तो एफर्ट्स डालना, ठीक है। एफर्ट्स है द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सर्शन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बोज वर्ड गिवन है इसे आप किससे कंपेयर करते हो, ब्रांचेस से, ठीक है। बोज का मतलब ही क्या है, ब्रांचेस, कंपैरिजन नहीं, ये पूछ सकते हैं बोस का मतलब क्या है, ब्रांच। ज्यादातर मेन ब्रांच को बोलते हैं बट बाकी ब्रांचेस को भी आप बोस कंसिडर कर सकते हो। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो पूछ सकते हैं डिस्चार्ज पेशेंट्स या हाफ डेज, इनसे कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो ट्रीज हैं बहुत टाइम से बंद है, बाउंड्रीज में है, तो अब ये भाग रहे हैं जब इतने टाइम के बाद, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के एक ही जगह पर जब ये पूरी तरीके से बोल सकते हो स्टेशनरी थे, अब एकदम से मूवमेंट हो रहा है तो दे आर शफलिंग, थोड़ा बहुत ट्रिप ओवर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और इससे क्या हो रहा है ना, दे आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। जैसे कि हॉस्पिटल से पेशेंट्स जो है बहुत जल्दी होती है उनको कि बाहर निकले, हम हरी में होते हैं क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पर एडमिटेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल सकते हो बॉदर करती हैं, ठीक है, अनोइंग सा लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये ब्रांचेस को भी बोला है कि दे आर ऑल्सो शफलिंग। एंड टू द क्लिनिक डोर्स, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं पूछने का, टू द क्लिनिक डोर्स बोल सकते हैं कि घर के दरवाजे यहाँ पर, राइट, जहाँ पे ट्रीज हैं जिस घर में, उसके घर के दरवाजों से कंपेयर कर सकते हो, और ये क्लिनिक डोर्स क्या हो गए, हॉस्पिटल के डोर्स। क्लियर, ऑल राइट। चलिए अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। Why do the roots work all night? रूट्स जो हैं वो पूरी रात भर काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, राइट। दे आर बीन रेस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे बहुत टाइम से वो लोग फंसे हुए हैं, तो दे जस्ट वांट दैट फ्रीडम। क्लियर। सो टू सेट फ्री। Now why do the roots work all night? To set free? Yes, ये बिल्कुल सही है कि उनको फ्रीडम चाहिए, तो ये करेक्ट हुआ, ठीक है। टू ब्रेक द बाउंड्रीज, क्या बोला है, रूट्स पूरा टाइम काम इसलिए कर रहे हैं क्या, क्योंकि उनको ये सारी बाउंड्रीज ब्रेक करके बाहर आना है। यस। टू मूव आउट ऑफ द हाउस टू द फॉरेस्ट, घर से बाहर आकर वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं क्या, यस। तो तीनों ही ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि यस, दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से रूट्स वर फीलिंग सो मच कन्फाइंड इन सच प्लेस, इतने रेस्ट्रिक्टेड बाउंडेशंस के साथ वो रह रहे थे कि डेफिनेटली उनको चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव रीजंस जो हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं इस फैक्ट को कि क्यों वो रात भर काम कर रहे थे। क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉट ट्रू बोला है यानी इनकरेक्ट जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें हम क्रॉस मार्क करेंगे, राइट। तो पहला ऑप्शन है रूट्स डिसएंगेज देमसेल्व्स, तो ये क्या सही है? डेफिनेटली सही है। रूट्स ही थे जो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से डिसएंगेज, यानी कि इंगेज होना यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होना, तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, डिड नॉट वांटेड टू गेट इन्वॉल्व। क्लियर? तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन रॉन्ग। क्लियर? नॉट ट्रू पूछा है। द लीव्स स्ट्रेन अवे फ्रॉम द ग्लास, भाई लीव्स देखोगे, स्ट्रेन देखोगे, ग्लास देखोगे, टिक कर दोगे, बट यहाँ एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? स्टैंजा में गिवन है द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, ठीक है। कहाँ प्रेशर लगाएंगे? ग्लास पे लगाएंगे ना, तभी तो टूटेगा और वो बाहर जाएंगे। तो अवे तो क्या हो गया, इससे तो दे वुड गो अवे फ्रॉम इट, यानी कि प्रेशर तो लगेगा ही नहीं, तो वहीं पर रह जाएंगे। क्लियर? तो ये अवे नहीं, ये टूवर्ड्स होता, तो दिस वुड हैव बीन अ करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेटली ये ऑप्शन सही नहीं है, बट ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। क्लियर? ट्विग्स स्टिफ विथ एफर्ट, अब यहाँ क्या किया देखो, एक्सर्शन की जगह आपको एफर्ट वर्ड दे दिया, हमें मीनिंग पता है एक्सर्शन का, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मेन ब्रांच ऑफ द ट्री शफल, वहां क्या लिखा है? बोज लिखा है, बोज की जगह आपको मेन ब्रांच दे दिया है, सेम मीनिंग है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? करेक्ट हुआ, इसीलिए ऑप्शन क्या हुआ? फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? द लीव्स स्ट्रेन अवे फ्रॉम द ग्लास। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज कंपेयर्ड विथ न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स, उससे कंपेयर किसको किया है? देखो इस स्टैंजा में ना बहुत सी चीज़ों की बातचीत हुई है, रूट्स हो, ट्विग्स हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो बोज है, जो मेन ब्रांच है, उसको कंपेयर किया गया है किससे? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। ठीक है, सो बोज यस, मेन ब्रांच ऑफ द ट्री यस, रूट्स नो, यानी ये बोज और मेन ब्रांच क्या है? एक ही चीज है। अभी तक तो क्लियर है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट कि कौन को कंपेयर किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से? बोज और मेन ब्रांच दोनों को। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज डिसएंगेज, तो डिसएंगेज मतलब एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं ना रूट्स, तो यहाँ पर डिसएंगेज का मतलब क्या है? टू जस्ट मूव अवे, लूज हो जाना, राइट, वो पकड़ नहीं होना। तो अब इस चीज का सेम मीनिंग वर्ड कौन सा है इन दी ऑप्शंस, वो हमसे पूछा गया है। तो डिटैच, डिटैच का मतलब क्या होता है? दूर होना, राइट, किसी चीज से डिटैच, अटैच हो रहे हो तो जुड़ रहे हो, डिटैच हो रहे हो तो दूर हो रहे हो। तो यहाँ पर डिसएंगेज का मतलब भी क्या होता है? दूर होना, इन्वॉल्व ना होना। डिटैच का मतलब भी वही हो रहा है, तो ये भी क्या है? सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है लूजन, अब रूट्स जो है वो डिसएंगेज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्यों? ताकि लूज हो जाए, स्पेस मिले उनको, वो भाग पाए, राइट। तो लूजन भी क्या बोल रहा है? डिसएंगेज का ही एक सेम मीनिंग वर्ड दे रहा है, तो ये भी क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब कनेक्शन टूट रहा है, डिसएंगेज मतलब इंगेजमेंट टूट रही है, राइट। इंगेजमेंट इन द सेंस ये लोग जब इंगेज है, राइट, इन्वॉल्व है एक साथ, तो ये जब दूर हो रहे हैं तो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, तो डिस्कनेक्ट भी क्या है? सेम मीनिंग है। ठीक है, कभी कभी ऐसा अगर कोई ऑप्शन आता है जो आपको लगता है कि आई डोंट नो वेदर इट इज द सेम मीनिंग और ऑपोजिट मीनिंग और सम अदर मीनिंग, ट्राई टू रिलेटेड कि डिसएंगेज मीन्स रूट्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये रूट्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? यस, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस क्या बता रहे हैं कि द रूट्स वर डिसएंगेजिंग, लूजनिंग, दे वर डिटैचिंग फ्रॉम ईच अदर, दे वर डिस्कनेक्टिंग। तो सारे ही वर्ड्स क्या हुए? सेम मीनिंग, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? प्रेशर, फोर्स। ठीक है, तो टेंशन, अब देखो टेंशन का मतलब यहाँ पे वो टेंशन नहीं है जो आप टेंस्ड हो जाते हो, टेंशन जो आपका साइंटिफिक टेंशन टर्म होता है फॉर द फोर्स। ठीक है, एक टेंशन डेवलप हो रहा है इन द रोप, राइट, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो टेंशन वो वाला है, तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है सेम वर्ड, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेन, तो यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेशर, अभी बताया फोर्स लगा रहे हैं, राइट, तो वही होगा, प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? सही। एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स डालना, तो वही चीज हो रही है यहाँ। स्ट्रेन यानी कि वो फोर्स लगाना, एफर्ट लगाना उस पर, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही आंसर। यानी तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर सही जाएंगे, टेंशन, प्रेशर एंड एक्सर्शन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज
एक्सर्शन। अभी आप बोलोगे देखो स्ट्रेन का भी आपने बोला एक्सर्शन, और एक्सर्शन का एफर्ट सेम चीज़ है। देखो एफर्ट लगा रहे हो यानी कि फिजिकल एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगाओगे मतलब फोर्स लगाओगे, प्रेशर लगाओगे यानी स्ट्रेन। क्लियर? तो सभी वर्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसीलिए एक्सर्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सर्शन। क्लियर? ऑलराइट। तो किसका बोला है विच ऑफ द वर्ड मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम, यानी कि सिनोनिम चाहिए किसका, एक्सर्जन का। चलो ऑप्शंस देखते हैं। एफर्ट, एफर्ट तो हमको डायरेक्ट अभी तक याद ही हो चुका है, इतनी बार हमने देख लिया ये मीनिंग। तो एफर्ट क्या है यहाँ पर, डेफिनेटली सिनोनिम है। नेक्स्ट है स्ट्रेन, अभी डिस्कस किया स्ट्रेन हो या एक्सर्जन हो बोथ आर यू नो द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, तो डेफिनेटली स्ट्रेन इज करेक्ट। नेक्स्ट बोला है रिलैक्स्ड, रिलैक्स स्टेट या रिलैक्सेशन वाला जो स्टेट होगा इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा क्या, कोई नहीं, क्या कोई एफर्ट लग रहा है, नहीं, सब कुछ फ्री होगा, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट, ऑपोजिट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सर्शन। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज बोज स्टैंड फॉर। हमें पता है भाई बोज किसके लिए खड़े हो रहे हैं, मेन ब्रांच, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो आप जो ब्रांचेस हैं, नॉर्मली भी मेन ब्रांच या बाकी ब्रांचेस दोनों को ही बोस बोल सकते हो, बट ज्यादातर हम मेन ब्रांच को बो बोलते हैं, बट हेयर ऑल द ब्रांचेस आर कंपेयर्ड। ठीक है, तो क्या बोला है, ट्विग्स को बोला है क्या, नहीं, लीव्स नहीं, ब्रांच यस, रूट्स नहीं। तो बोस जो है वो किसके लिए खड़े हैं, यानी बोस का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रांच का। क्लियर? तो ब्रांच इज द करेक्ट आंसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाफ डेज्ड मीन्स। हाफ डेज्ड का मतलब क्या होता है, हाफ डेज का मतलब पूरी तरीके से कॉन्शियस ना होना, हाफ कॉन्शियस। ठीक है, तो क्या दिया है, इन फुल सेंसेस, नहीं, यानी कि थोड़े बहुत यू नो कहीं ना कहीं से बोल सकते हो बैलेंस नहीं है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो फुल सेंसेस तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फिर दिया है कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी कि पूरी तरीके से होश में होना, तो इन फुल सेंसेस और कॉन्शियस बोथ इज सेम। क्लियर? तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, बोथ आर सेम, तो दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए, एंटोनिम हो गए। फिर है हाफ कॉन्शियस, यस दिस इज राइट। हाफ कॉन्शियस यानी कि पूरी तरीके से सेंस में नहीं है, कुछ यू नो मेडिकेशन का असर बोल लीजिए, या बहुत टाइम से एक ही जगह पे यू नो खड़े रहना, स्टेशनरी रहना, तो कहीं से यू नो वो एक्टिवनेस, वो मूवमेंट आने में टाइम लगेगा। क्लियर? तो हाफ डेज मीन्स हाफ कॉन्शियस। ऑल ऑफ द अबव पहले ही एलिमिनेट हो गया विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट स्टैंजा है, आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब ये नेक्स्ट स्टैंजा जो है इसमें बोला गया है I sit inside, तो पूछा जा सकता है what does I stand for, या I is referring to the poet is herself। एड्रियान रिच की बात हो रही है कि वो बोल रही हैं कि मैं जो हूँ अंदर बैठी हुई हूँ घर के, और डोर्स ओपन टू द वेरांडा, जो वेरांडा है उसके सामने जो डोर्स हैं मैं खोलकर बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या लिख रही हूँ, बहुत यू नो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। शी इज अ राइटर, तो शी इज राइटिंग यू नो अ लॉट ऑफ लेटर्स, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। अब नेक्स्ट पूछ सकते हैं यहाँ पर कि scarcely का मतलब क्या होता है, रेयरली, यानी ना के बराबर। ठीक है, स्केर्सली वर्ड पे तो हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अब यू नो इतने एंटोनिम सिनोनिम हमारे पास इकट्ठे हो गए, राइट। तो क्या बोला है, स्केर्सली यानी रेयरली बोल लो। तो जिसमें इन कौन है भाई, इन विच किसको बता रहा है, विच बता रहा है लेटर्स को। तो लेटर्स में मैंने, आई यानी पोइटस ने, एड्रियान रिच ने हार्डली या रेयरली कुछ मेंशन किया है अबाउट द डिपार्चर। डिपार्चर यानी कि जब यू नो हम किसी जगह से वापस निकल रहे हैं, जैसे अगर अपन बोलते हैं कि ट्रेन का डिपार्चर टाइम इतना है, यानी ट्रेन उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर स्टेशन से इतने बजे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो दूर हो रहे हैं, अवे फ्रॉम दैट प्लेस या फिर आउट ऑफ दैट प्लेस, राइट। तो यहाँ फॉरेस्ट जो है घर से डिपार्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है या ये जो बात है कि फॉरेस्ट इज अल्टीमेटली यू नो डिपार्टिंग फ्रॉम द हाउस, ये उन्होंने हार्डली मेंशन किया है। द नाइट इज फ्रेश, अभी वो अब डिस्क्राइब कर रही हैं कि बाहर का सीन कैसा है। नाइट फ्रेश है, फ्रेश यानी कि फुल ऑफ यू नो वो ब्यूटीफुल मोमेंट है, या बोल सकते हो पीस है, कामनेस है, तो बहुत अच्छा दिन रात है। द होल मून शाइन्स, कंप्लीट मून शाइन कर रहा है, यानी कि सब कुछ क्लियर दिख रहा है।
ठीक है, पूरा मून दिख रहा है जो कि बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और स्काई जो है, आसमान जो है पूरी तरीके से खुला हुआ है, क्लियर है, नो क्लाउड्स, क्लियर। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, किसकी स्मेल की बात हो रही है? पत्तियों की, लीव्स की और लाइकन की। लाइकन क्या होता है? फंगस और एल्गा का जो मिक्सचर होता है, और जो ट्रीज पे या ट्रंक्स पे या फिर रॉक्स पे भी कुछ पैचेस दिखते हैं, ऐसा लगता है क्रस्टी सा कुछ पैच है, उसे हम कहते हैं लाइकन। वी हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर ऑफ इट, राइट। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, और अभी भी ये जो स्मेल है किसकी? लीव्स की और लाइकन्स की, ये एक वॉइस की तरह, एक आवाज की तरह रूम में एंटर कर रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है लाइकन क्या है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो होल मून शाइन है, ये सब क्यों बताया? क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द स्टैंजा क्या होने वाला है, हम बोलने वाले हैं कि मून ऐसा लग रहा है कि वो टूट चुका है, जैसे ग्लास ब्रेक हो जाता है वैसे मून ब्रेक हो गया है, राइट। बट हम वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी फॉरेस्ट में कोई ट्रीज है नहीं, सब कुछ बहुत क्लियर है, खाली खाली है, तो मून जो है वो कंप्लीटली दिख पा रहा है। बट जैसे ही सारे ट्रीज आ जाएंगे फॉरेस्ट में, तो मून जो है वो हमें थोड़ा बहुत पार्ट्स में दिखेगा, क्योंकि ट्रीज की जो शैडो है या ट्रीज की जो कैनोपी है वो कहीं ना कहीं से मून को छुपा देगी, राइट। तो वही चीज यहाँ पर बताने के लिए इन द नेक्स्ट स्टैंजा अभी का कंपैरिजन बताया है कि नाइट इज फ्रेश एंड होल मून शाइन्स, क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे स्केर्सली वर्ड पे वो कैप क्वेश्चन, डिपार्चर पे क्वेश्चन, या फिर क्या मेंशन नहीं किया है, डिपार्चर के बारे में नहीं मेंशन किया है। देन बोल सकते हैं स्मेल जो है किसकी? तो लीव्स और लाइकन्स की, क्या कर रही है? एज अ वॉइस जो है रूम में एंटर कर रही है। फिर यहाँ पर लाइकन के बारे में पूछ सकते हैं, एंड यहाँ स्मेल ऑफ लीव्स और लाइकन्स की जगह कुछ और भी दे सकते हैं आपको कि स्मेल ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है, स्मेल ऑफ रूट्स, स्मेल ऑफ मड, स्मेल ऑफ एयर, ठीक है। तो कुछ भी आपको यहाँ दे सकते हैं। यू हैव टू बी अवेयर कि सिर्फ लीव्स और लाइकन की बात यहाँ पे हुई है, क्लियर, ऑलराइट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इट इज हु डज आई रेफर टू इन द लाइन्स। तो हमें पता है यहाँ आई मतलब कौन है? द राइटर, द पोएट हरसेल्फ, राइट। तो एड्रियान रिच है जिनकी बात यहाँ पे हो रही है एज आई इन द स्टैंजा। तो पोएटिस यस, एड्रियान रिच यस, बोथ नन, तो बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पोएटिस, और ये इस पोएम की पोएटिस कौन है? एड्रियान रिच। हो सकता है आपको यहाँ पे पोएटिस दे दें और यहाँ पर किसी और पोएट का नाम दे दें, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वेरांडा स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा भाई कि वेरांडा को अच्छे से कौन डिफाइन कर रहा है। तो नेम ऑफ द राइटर, क्या राइटर का नाम है यहाँ पर कुछ वेरांडा? नहीं। A roofed platform along the outside of a house level with the ground floor, definitely ये correct definition है कि roofed platform है, यानी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैठ सकते हो या फिर चेयर्स वगैरह रख के बैठ सकते हो, और ऊपर क्या है? रूफ है, छत है। अलोंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस, घर के साथ साथ, जो आप हिंदी में आंगन बोलते हो ना, जिसमें बिल्कुल रूफ हो कंपेयर, तो वो क्या कहला जाता है? वेरांडा कहलाता है, ठीक है। तो घर के बाहर की जो बिल्कुल साथ साथ जो है अलोंग द हाउस जो स्पेस है जो कि रूफ्ड है, उसे कहा गया है वेरांडा। लेवल विद द ग्राउंड फ्लोर, यानी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के साथ ही बना होता है। रूम को बोलते हैं क्या वेरांडा? नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। तो आपको वेरांडा की डेफिनेशन मिल गई है। तो सपोज इफ यू गेट अ क्वेश्चन, यू नो व्हाट एग्जैक्टली वेरांडा इज डिफाइंड एज, क्लियर, ऑल राइट। Next question is what does departure of forest means? Now what does departure of forest means? Departure मतलब दूर जाना, बाहर जाना, राइट। और फॉरेस्ट अभी घर से बाहर जा रहा है, तो डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट का मतलब कि जो ट्रीज हैं जो घर में थी, अब वो ट्रीज फॉरेस्ट में जा रही हैं। ऐसा क्यों बोला डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट? डिपार्चर ऑफ ट्रीज क्यों नहीं बोला? क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट मतलब ही होता है बहुत सारे ट्रीज, और वही तो हमने घर में रख दिया है, राइट। तो घर को हमने एक फॉरेस्ट में चेंज कर दिया है, इसीलिए बोला है डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, क्लियर, ऑल राइट। मूविंग इन ऑफ ट्रीज इन द हाउस, नहीं, वो हो जाता अराइवल, यहाँ डिपार्चर है। तो अगर इनकी बात होती तो यहाँ क्या होता? अराइवल। तो आपको अगर यहाँ पे कभी भी सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन आता है तो डिपार्चर का ऑपोजिट क्या हो जाता है? अराइवल, क्लियर। तो ये क्या है? रॉन्ग ऑप्शन। डेथ ऑफ ट्रीज, क्या डिपार्चर का मतलब ये है कि ट्रीज विल बी नो मोर? नहीं, डेथ की बात नहीं हुई है। मूविंग आउट ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, यस, आउट की बात हुई है। डिपार्ट मतलब किसी से बाहर जाना, तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो थर्ड है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम।
तो हमें पता है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीचेस लाइक अ वॉइस इन द रूम। तो पहला ऑप्शन है स्मेल ऑफ फ्लावर्स, नहीं, फ्लावर्स की कोई बात नहीं हुई है। स्मेल ऑफ लाइकन, डेफिनेटली यस। स्मेल ऑफ लीव्स, यस, यानी बोथ 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज डिफाइनिंग यू कि हाँ भाई किसकी स्मेल जो है एज अ वॉइस इज एंटरिंग इनसाइड द रूम। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लाइकेंस आर ब्लैंक। आपको ये गैप फिल करना है, यानी लाइकेंस की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टिपिकली फॉर्म्स अ लो क्रस्टी लीफ लाइक और ब्रांचिंग ग्रोथ। यस, दिस इज वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कि लाइकेंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्रस्टी लीफ लाइक या ब्रांचिंग ग्रोथ। क्या होता है ना, जैसे लीफ की कोई बड़ी सी ब्रांच है, ट्रंक ऑफ द ट्री पकड़ लो, ठीक है। अब इस पे जो है एक पैच टाइप का बन जाता है, या लीफ टाइप के शेप बन जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ब्रांचिंग हो रही है, बढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में। तो ये जो है ये लाइकन का वन डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अ सिंपल स्लो ग्रोइंग प्लांट। यस, बिल्कुल नॉर्मली स्लो ग्रो करता है, धीरे धीरे ये पैचेस बड़े होते हैं, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल स्लो ग्रोइंग प्लांट। तो ये भी क्या है, दोनों ही क्या है, इस डेफिनेशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, फाउंड ऑन रॉक्स, वॉल्स एंड ट्रीज। मैंने क्या बताया था कि बहुत सी चीज़ों में मिलता है, राइट। वॉल्स पे भी आपको लाइकन की ग्रोथ मिल जाती है, ट्रीज पे ऑब्वियसली मिल जाती है, और रॉक्स पे भी, चट्टानों पे भी आपको देखने को मिल जाती है लाइकन्स की ग्रोथ, ठीक है। तो तीनों ही क्या डिफाइन कर रहे हैं लाइकन को। तो नाउ यू हैव अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ लाइकन्स विच इज अ सिंपल स्लो ग्रोइंग प्लांट typically forms a low crusty leaf-like or branching growth found on rocks, walls and trees. Clear? तो ये तीनों ही क्या बन रहे हैं, एक complete definition which is known as a lichen. Clear? तो all of the above are the parts of definition. तो बोल सकते हो all of the reasons or all of the options are properly defining the word lichen. Clear? All right. Next and final stanza of this poem is, my head is full of whispers. Again, my is what? First person. First person is again indicating here what? The poetess herself, right? तो यहाँ पर एड्रियान रिच की ही बात हो रही है. So my head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward. Into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a minnow, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब यहाँ पर सबसे पहली लाइन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल है वो है, what does my refer to here? Adrienne Rich, the poetess. फिर पूछ सकते हैं my head is full of whispers का मतलब, यानी ये जो ट्रीज हैं, लीव्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएँ। तो बिकॉज ऑफ दोज एफर्ट्स जो कि ये सीलिंग पे लगा रहे हैं, ग्राउंड पे लगा रहे हैं, क्लास विंडो पेन पे लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो नॉइज वॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये जो है थोड़ी बहुत धीरे धीरे जो खुसफुसाने की आवाज़ होती है ना, उसे आप बोलते हो मरमर करना, उसे बोलते हो विस्पर। तो यहाँ पे इसीलिए जो पोएट्स हैं वो बोल रही है कि सारी बातें जो हैं मेरे दिमाग में या फिर आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल साइलेंट हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बताया है हमको एक स्टैंजा में कि जो ये ट्रीज हैं वो कल सुबह तक फॉरेस्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि घर जो है वो खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। फिर पोइटर्स बोलती हैं कि ध्यान से सुनो, ग्लास ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं और ट्रीज अब बाहर आ रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। अब जो है ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बहुत टाइम से एक रूम में बंद करके रखा है, 100 लोग हो आप लोग, एक रूम में बंद करके रखा है, ठीक है। अब आपको जैसे ही गेट खोलेंगे तो कैसे एकदम से भाग भाग के निकलोगे बाहर, राइट। और इस चक्कर में क्या होगा, वो जितने आप हरी में रहोगे, जल्दबाजी में रहोगे, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर गिर रहा होगा, पैर लग रहे होंगे एक दूसरे को, राइट। इसी तरीके से जो ट्रीज हैं वो भी बहुत टाइम से अंदर बंद हैं, तो जब ये एक साथ बाहर निकल रहे हैं ना, तो इतनी जल्दी है इनको कि ये ट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रिप कर रहे हैं, स्टम्बल कर रहे हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए या धक्का मारते हुए जो है बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए बोला है स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। क्लियर। इनटू द नाइट, अब रात के टाइम में ये लोग बाहर निकल रहे हैं, तभी तो सुबह क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। विंड्स रश टू मीट देम, और क्योंकि ट्रीज आर देयर आउटसाइड, तो नेचर इज ऑल देयर, विंड, हवा जो है, इट इज ऑल देयर टू वेलकम द ट्रीज।
द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। पता है हमको भाई, क्योंकि अब फॉरेस्ट में ट्रीज आ गए हैं सारे, तो ट्रीज आएंगे तो मून जो है हमें कंप्लीटली नहीं दिखेगा, राइट? तो ऐसा लगेगा जैसे कि मून जो है वो पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं जैसे मून है, ठीक है, अभी कोई ट्रीज नहीं है तो आप कंप्लीटली मून को देख सकते हो, बट फॉरेस्ट में जब बहुत बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, तो जब आप दूर से देखोगे तो ये ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं से इनकी ब्रांचेस जो है मून को छुपा रही होंगी। तो ऐसा लगेगा, देखो कि इतना इतना पार्ट दिख रहा है मून का, इतना इतना पार्ट दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा कि मून जो है वो ग्लास की तरह ब्रेक हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जैसे ग्लास के हो गए हैं, ठीक है? इसीलिए बोला है कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। और जो भी ये दिख रहे हैं ना पीसेस, यानी कि जो बचा हुआ मून हमको दूर से दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो फ्लैश हो रहे हैं, यानी रोशनी आ रही है, ग्लेयर कर पा रहे हैं हम उस चीज को कि वो जो शाइन है वो कैसी तरीके से बाहर आ रही है, लाइक इन द क्राउन ऑफ टॉलेस्ट ओक। सबसे बड़ी ओक ट्री जो होगी फॉरेस्ट में, ऐसा लग रहा है कि उसके क्राउन की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही चीज फिर से रीड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये मून है और यहाँ पे ये ओक ट्री है जैसे, ठीक है, सबसे बड़ी। तो ये ओक ट्री जो है उसके ब्रांचेस होंगे, तो ऐसा लगेगा ये इतना पार्ट मून का हमें दिख रहा है, राइट, और इतना पार्ट क्या होगा, ट्री का। तो ऐसा साल दिखेगा कि ये जो इतना पार्ट है वो मून जो है एक ताज की तरह, एक क्राउन की तरह काम कर रहा है ओक ट्री, ठीक है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द ट्री है और यहाँ पर ये कैसे लग रहा है, एक क्राउन की तरह। क्लियर? इसीलिए बोला गया है कि फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ टॉलेस्ट ओक। क्लियर? अब क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है यहाँ पे? माय कौन है, विस्पर्स के बारे में आपको वो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों अब साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रीज बाहर जा चुके होंगे, फॉरेस्ट में खाली हो गया होगा घर। ग्लास इज ब्रेकिंग, मतलब फाइनली ग्लास टूट रहा है, यानी ट्रीज अब बाहर आ सकते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज तोड़कर अब वो बाहर आ रहा है। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग यानी गिरना, ठीक है, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर गिरना, या फिर आप बहुत जल्दी में हो तो आप भी चलते चलते एकदम से गिर जाओ, ट्रिप कर जाओ, उसे कहते हैं स्टम्बल करना। Winds rush to meet them. पूछ सकते हैं who are there to welcome the trees outside, और who are rushing or in a hurry to meet the trees, तो winds. नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि पहले मून को क्या बोला था, फुल मून इज शाइनिंग, और अभी क्या बोला है, मून जो है वो मिरर की तरह टूट चुका है। क्यों टूटा है वो अभी हमने बहुत अच्छे से एक विजुअल में भी देख लिया, सो नाउ वी नो। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं फ्लैश के वो क्या बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक लाइट पढ़ना, एक शाइन पढ़ना, ठीक है? ऑल राइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टैंजा। So which of the following is not correct? यानी कि this option which will be correct will be marked wrong, right? Not correct पूछा है, यानी जो गलत है वो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। डन? तो पहला बोला है the glass is breaking, तो ये क्या है, ये एक सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? The head of trees is full of whispers, जैसे ही बोलोगे हेड फुल ऑफ विस्पर्स बोलोगे सही है, नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि हेड ऑफ ट्रीज, यहाँ पर है द हेड ऑफ पोएटिस। क्लियर? तो ट्रीज क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बट इट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? The trees are stumbling as they are in a hurry. Trees जो हैं वो stumble कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में हैं, definitely. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑल आर करेक्ट, डेफिनेटली नॉट। तो ये जो ऑप्शन है, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज why will the whispers become silent the next day? पता है भाई, now trees are moving out of the forest, तो there will be no tree in the house, तो there will be no one जो किसको freedom चाहिए, there will be no one जो glass break कर रहा होगा या फिर shuffle कर रहा होगा, इसीलिए सब कुछ silent हो जाएगा। So because the trees will give up tomorrow, ऐसा कुछ है क्या कि अब trees कोशिश ही नहीं करने वाले इसीलिए silent हो जाएंगे? नहीं। Because trees will move to the forest, definitely, क्योंकि trees जो है वो forest में move करने वाले हैं। Because trees will be dead, definitely not, यानी करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 विच सेज कि ट्रीज जो है वो फॉरेस्ट में चले जाएंगे, दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल बिकम साइलेंट, एंड नन ऑफ दिस इज ऑब्वियसली अ रॉन्ग आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ग्लास इज ब्रेकिंग सिग्निफाई? ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब क्या है? चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। द नॉइज मेड बाय द ट्रीज ब्रोक द विंडो, ऐसा कुछ है जो आवाजें कर रही है ट्रीज, उसकी वजह से विंडो टूट गई? नहीं। द ट्रीज आर ब्रेकिंग द ग्लास एंड मूविंग आउट, जो ट्रीज हैं वो ग्लास को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यस, इसीलिए बोला है ग्लास इज ब्रेकिंग। द ट्रीज आर ब्रेकिंग द बाउंड्रीज अराउंड देम एंड
सेटिंग फ्री। डेफिनेटली जो उनके अगेंस्ट जो सराउंडेड हैं वो बाउंड्री से, रेस्ट्रिक्शन से, वो जो कन्फाइनमेंट है, केज है, उसे तोड़कर वो बाहर आ रहे हैं, दे आर नाउ फ्री, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। तो दोनों ही ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, बोथ 2 and 3, दैट दीज आर द रीजंस व्हाई ग्लासेस ब्रेकिंग को यूज किया गया। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज वाई आर ट्रीज स्टम्बलिंग, क्योंकि वो बहुत जल्दी में है, राइट। सो बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड, नहीं, डेफिनेटली नॉट, दे आर नॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज दे आर इन अ हरी टू मूव आउटसाइड आफ्टर ब्रेकिंग द ग्लास। डेफिनेटली भाई, अगर आपको फ्रीडम मिल जाती, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लाइक कन्फाइंड इन अ रूम, एक रूम में बंद कर दिया आपको, एंड सडनली एक दिन आपको मौका मिलता है कि खिड़की खुली हुई है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से भागोगे, राइट। सेम वे में ट्रीज को इतने टाइम से बंद करके रखा है, नाउ दे हैव द डोर ओपन, ब्रेक कर दिया है, ग्लास व्लास सब कुछ खुला हुआ है, तो डेफिनेटली नाउ दे आर इन अ हरी कि विदाउट वेस्टिंग इवन अ माइक्रो सेकेंड हमें जल्दी से भागना है, राइट। तो इसीलिए वो हरी में है, जल्दबाजी में है, दैट्स वाई दे आर स्टम्बलिंग। क्लियर? बिकॉज दे आर अफ्रेड, आर दे अफ्रेड, इस वजह से दे आर कंफ्यूज्ड, या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है, दे आर ट्रेम्बलिंग, समथिंग लाइक दैट, नहीं। तो दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग ऑप्शन एंड ऑल आर करेक्ट इज नॉट एट ऑल राइट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाई इज मून कंसिडर्ड ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्योंकि अब इतने ट्रीज आ गए हैं कि उनकी शैडो से अब मून छुप गया है, और उस शैडो की वजह से क्या लगता है कि मून का सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाई देता है, तो वो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, इसलिए लगता है जैसे ग्लास या मिरर की तरह मून भी टूट गया है। सो बिकॉज द ट्रीज आर कवरिंग द मून, डेफिनेटली क्योंकि ट्रीज जो है वो कवर कर रही है मून को, तो दिखी छोटे छोटे पीसेस में वो रहा है। Because the trees have entered the forest and so the moon is visible in fragments. Definitely अब trees जो हैं forest में enter कर चुके हैं, इसीलिए moon जो है वो fragments में दिखाई दे रहा है। The trees are breaking the moon into fragments due to their needle-like branches. ऐसा कुछ नहीं है कि needle-like, पहली बात branches की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, और definitely this is a wrong option. यानी कि both 1 and 2 are the correct options for this question. Clear? All right. नेक्स्ट इज विच वर्ड मीन्स सेम एज फ्लैश। क्या बोला है, सेम, यानी क्या चाहिए आपको, सिनोनिम चाहिए, किसका, फ्लैश का। फ्लैश मतलब एक लाइट, ठीक है, जैसे टॉर्च फ्लैश बोलते हो, तो जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो तो एक बिल्कुल बीम ऑफ लाइट आती है, उसे आप बोलते हो फ्लैश, ठीक है। जैसे यहाँ बोला है कि जो मून है, जो मून की लाइट है, मून लाइट, वो कैसे आ रही है, बिल्कुल फ्लैश होके आ रही है, एक बीम ऑफ लाइट की तरह आ रही है, राइट, इसीलिए यूज किया गया है वर्ड फ्लैश को। डन। सो शाइन, डेफिनेटली शाइन क्या है भाई, एक चमकदार रोशनी, राइट, एक ब्राइट लाइट, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट, वन ऑफ द सिनोनिम्स। नेक्स्ट ग्लेयर, ग्लेयर का भी मतलब यही होता है, राइट, कि एक बिल्कुल शाइनी सी लाइट जो होती है उसे हम बोलते हैं ग्लेयर, तो दिस इज ऑल्सो सिनोनिम। नेक्स्ट डार्क, डार्क तो भैया ऑपोजिट हो गया, फ्लैश इज लाइट एंड डार्क वुड बी व्हाट, ऑपोजिट ऑफ इट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन, एंड बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, which is extract based questions based on the poem The Trees given in your chapter number 7 Glimpses of India. I hope आपको सारे extract based questions clear होंगे. Now you are aware कि किस word पे किस type का vocab based question या direct जो भी stanza based question है वो आ सकता है. So in the next video we will meet very soon with the next topic, which is long answer type questions based on the same poem The Trees. Till then